सो क्लास 11th साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अब हम समझने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस कि डेवलपमेंटल स्टेजेस होती क्या है बेसिकली। सो डेवलपमेंट इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पीरियड्स और स्टेजेस। तो डेवलपमेंट को अलग अलग पीरियड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन लाइफ प्रोसीड्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। जो एक ह्यूमन की लाइफ होती है वो अलग अलग स्टेजेस से होकर ही गुजरती है। डेवलपमेंटल स्टेजेस आर एज्यूम्ड टू बी टेम्परेरी एंड हैव यूनिकनेस। मतलब ये जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, अलग अलग स्टेजेस, वो सबसे पहले तो टेम्परेरी होती हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही रहती हैं और हर स्टेज यूनिक होती है। एवरी स्टेज हैव एज्यूम्ड गोल विच एन इंडिविजुअल मस्ट अचीव। यानी कि हर स्टेज के अपने कुछ पर्टिकुलर गोल्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को अचीव करना जरूरी होता है। अब वो गोल्स क्या क्या होते हैं ये हम अलग अलग स्टेजेस के अंदर ही पढ़ेंगे। इंडिविजुअल्स डू वेरी विद रिस्पेक्ट टू देयर टाइम, देयर रेट ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। यानी कि वो कितना टाइम लेंगे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने में, उसमें भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का टाइम लेते हैं, वो वेरी करता है लोगों पर। देन डेवलपमेंटल टास्क आर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन दैट बिकम्स द सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट डेवलपमेंटल स्टेज। अब फॉर एग्जांपल 6 मंथ का अगर बेबी हो जाए तो वो बैठना चालू कर देता है। ये बात हमें पता है, हमारी सोसाइटी में हमने काफ़ी ये बातें सुनी है, इसलिए हमें ये बातें पता है। तो अब अगर हम अपनी फैमिली के अंदर किसी 6 मंथ वाले बेबी से मिलेंगे तो हमारे माइंड के अंदर भी एक सबकॉन्शियसली वो एक्सपेक्टेशन बन जाएगी कि मैंने सुना था कि 6 साल तक बच्चा बैठने लग जाता है। अगर वो ना बैठ पाता हो उस टाइम तक, तो हमें एक सेंस ऑफ ऐसा होता है कि ये क्यों नहीं बैठ पाया एंड ऑल। मतलब हमारी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है, इसी को कहा जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि एक डेवलपमेंटल स्टेजेस की एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि इस टाइम तक बच्चा चलने लग जाता है, इस टाइम तक बैठने लग जाता है, इस टाइम तक खाने लग जाता है एंड ऑल। तो ये था एक ओवरव्यू डेवलपमेंट का कि होती क्या क्या है। मेनली अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे हमारी पहली स्टेज, वो है प्रीनेटल स्टेज। वो वाला फेज होता है जिस टाइम पर हम अपनी मदर की वॉर्म के अंदर होते हैं। दिस फेज स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन टू द बर्थ। यानी कि जब हम पेट में आ जाते हैं, उसके बाद जब तक हम बर्थ नहीं होता हमारा, तब तक का वो पूरा 9 महीने वाला फेज ही होता है। उसी को यहाँ पर लिखा गया है 40 वीक्स। सो both genetic and environmental factors affect our development during this period of paternal stage। तो इस पीरियड में हमारे environmental factors भी हमें अफेक्ट करते हैं और जेनेटिक भी। अब जेनेटिक तो ऑफ कोर्स हमें करते हैं, और जेनेटिक कैसे करते हैं वो हमने चैप्टर 3 में अपने समझा है। उसके बाद अब एनवायरमेंटल कैसे हमें फर्क डाल सकते हैं इवन पेट के अंदर। तो ये ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट का यहाँ मतलब है हमारी मदर का जो एनवायरनमेंट रहा होगा, उस एनवायरनमेंट की यहाँ पर बात करी जा रही है। देन इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि उस टाइम पर हमारी मदर के जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अगर उनका मूड अच्छा हो तो बेबी के लिए अच्छा होता है। अगर वो सही तरीके से खा पी रही हैं तो भी बेबी का मूड अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। देन टेट्रोजेंस कहा जाता है ऐसे एनवायरमेंटल एजेंट्स को, यानी कि एनवायरनमेंट में ऐसी कुछ सब्सटेंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं अगर मदर उसे कंज्यूम करे। सब्सटेंस एटसेट्रा, ड्रग्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ड्रग्स, इन्फेक्शंस, रेडिएशंस, पॉल्यूशन एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इनटेक ऑफ ड्रग्स बाय वुमेन कैन इफेक्ट फीटस हार्मफुली एंड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज। कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज का मतलब कि जो नॉर्मल हमारी जिसको हम बोलते हैं इनबॉर्न, यानी कि बेबी बॉर्न ही हो सकता है किसी एबनॉर्मलिटी के साथ। तो ये सब एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं अगर मदर उस टाइम पर कोई भी सब्सटेंस या ड्रग कंज्यूम करे तो। देन रेडिएशंस एंड केमिकल्स कैन ऑल्सो कॉज चेंज इन आवर जीन्स। हमारे जीन्स के अंदर चेंज तक ला सकती हैं इस तरीके के केमिकल्स और रेडिएशंस। देन एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिक वेस्ट कैन कॉज डेंजर टू अनबॉर्न चाइल्ड। इस तरीके के जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स होते हैं या टॉक्सिक वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारा होता है, वो भी चीज़ें एक अनबॉर्न चाइल्ड के लिए रिस्की हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इन्फेंसी उस स्टेज को कहा जाता है जब हम बॉर्न हो जाते हैं, तो बॉर्न होने से 1-2 साल तक के वो फेज को बोला जाता है इन्फेंसी का फेज। तो इन्फेंसी के अंदर अब कुछ बातें जो हमने समझनी है। सबसे पहले तो न्यू बॉर्न हैव मोस्ट बट नॉट ऑल ब्रेन सेल्स। एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं पर सारे सेल्स नहीं होते ब्रेन के। न्यूरल कनेक्शंस अमंग दीज सेल्स डेवलप एट अ रैपिड रेट। बहुत जल्दी हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होने लग जाता है। द एक्टिविटीज नीड टू सस्टेन लाइफ फंक्शंस आर प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न। यानी कि वो जो एक्टिविटीज जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी हैं, वो उस टाइम पर प्रेजेंट होती हैं एक न्यूबॉर्न के अंदर। इन फर्स्ट वीक
ही शी कैन रियलाइज द डायरेक्शन ऑफ वॉइस कमिंग फ्रॉम, जिस डायरेक्शन से वॉइस आ रही है वो पहले 1 वीक में ही बच्चा समझने लग जाता है कि कहाँ से वॉइस आ रही है। एंड ऑल्सो ही शी बिकम एबल टू डिफ्रेंशिएट हिज हर मदर्स वॉइस, अपनी मदर की वॉइस को डिफ्रेंशिएट भी करने लग जाती है वो, यानी कि ये मदर की वॉइस है और ये किसी भी और की वॉइस है, ये डिफ्रेंशिएशन वो करना समझ जाता है बच्चा अपने पहले वीक के अंदर ही। एंड ऑल्सो कैन इमीडिएट जेस्चर्स, अब जो पहले वीक का टाइम होता है इसमें ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व नहीं होती, क्लियरली विजिबल ये चीज़ें नहीं होती जो यहाँ पर लिखी हैं कि बच्चा इमीडिएट कर रहा हो आपके जेस्चर्स को। इमीडिएट का मतलब कॉपी करना, तो बच्चा कॉपी करने लग जाता है बहुत थोड़ा थोड़ा, जिसको कि हम नॉर्मल आई से तो अपने ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। देन मोटर डेवलपमेंट, इसके अंदर हम समझने वाले हैं कि किस तरह से बेसिकली मोटर का मतलब होता है बॉडीली जो उसकी डेवलपमेंट्स होती हैं, जो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, आर्म्स उसकी और जो एक्शंस वो करता है बच्चा, इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देयर मूवमेंट आर गवर्न्ड बाय रिफ्लेक्सेस, तब उनके सारे एक्शंस गवर्न होते हैं उनकी रिफ्लेक्सेस के थ्रू। जो भी एक्शंस, वो जो बेबी अपना हाथ पैर मारता है नीचे, ये सारे एक्शंस उसके रिफ्लेक्सेस से कंट्रोल होते हैं, और रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, विच आर ऑटोमेटिक, बिल्ट इन एंड जेनेटिकली कैरिड। तो ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्सेस के बारे में अपने चैप्टर नंबर 3 में। तो बेसिकली हमारे रिफ्लेक्सेस से ये सब चीज़ें, उनके एक्शंस कंट्रोल होते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ये दे का मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सेस है कि रिफ्लेक्सेस हमारी बिल्डिंग ब्लॉक बनते हैं मोटर डेवलपमेंट का। देन सम आर प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न, वो कई रिएक्शंस उनके अंदर रहते हैं बट कई डिसअपियर भी हो जाते हैं वो वाले रिफ्लेक्स एक्शंस एज द न्यूबॉर्न ब्रेन फंक्शंस मैच्योर, क्योंकि अब उसका जो ब्रेन है वो मैच्योर फंक्शन करने लग जाता है और अब वो वॉलेंटरी कंट्रोल कर सकता है अपने बिहेवियर्स को। मतलब ये उसका जो वॉलेंटरी का मतलब होता है समझ से, अपनी खुद से वो कंट्रोल करना चालू कर देता है अपने बिहेवियर्स को, अपने एक्शंस को। ये स्किल अब वो धीरे धीरे सीखना चालू कर देता है। देन एज ब्रेन डेवलप्स फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो बिगिंस, देन जैसे ही धीरे धीरे उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी चालू हो जाती है। फाइनर एंड मोटर स्किल्स ऑल्सो डेवलप्स, तो जो बहुत बारीक छोटी छोटी स्किल्स होती हैं और उसकी सारी मोटर स्किल्स, सारी जो मूवमेंट की सारी स्किल्स होती हैं, वो सब भी अब धीरे धीरे डेवलप होनी चालू हो जाती है। द सीक्वेंस इज यूनिवर्सल विद माइनर एक्सेप्शंस। अब जिस तरह सोशल एक्सपेक्टेशन वाले फैक्टर के अंदर हमने बात करी कि 6 महीने के अंदर बेबी बैठना चालू हो जाता है, 1 साल तक वो चलने लग जाता है एक्सेट्रा, तो इस तरह की चीज़ें ये मतलब एक यूनिवर्सल है कि किस सीक्वेंस में बेबी डेवलप करेगा। वो सीक्वेंस उसका यूनिवर्सल है कि पहले ये करेगा फिर वो ये करेगा, ये सब चीज़ें उसकी एक यूनिवर्सल है। बट माइनर एक्सेप्शंस वहाँ पर हो सकती हैं। एक्सेप्शंस मतलब कि कुछ कुछ चेंजेस वहाँ पर हो सकते हैं कि किसी बच्चे में कुछ ये ना हो चीज़, पहले ये हो जाए, बट वो जो सीक्वेंस होता है वो यूनिवर्सल ही रहता है, सबके लिए वो सेम ही है, एक ही तरह से बेसिकली वो चीज़ होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसरी एबिलिटीज। तो बेसिकली अब हमने मोटर एबिलिटी समझ ली कि किस तरह से उनकी मूवमेंट वगैरह की सारी एबिलिटी डेवलप होती है। अब हमने समझना है कैसे उनकी सेंसरी एबिलिटीज डेवलप होती हैं। न्यूबॉर्न्स लुक एट सम स्पेसिफिक स्टिमुलाई एंड प्रेफरेंस कैन बी चेंज्ड, यानी कि वो किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई की तरफ बच्चा देखता रहता है। स्टिमुलाई मतलब कोई भी एनवायरनमेंट की चीज़, उसकी तरफ वो बच्चा देखता रहता है। अब वो उसका ऑफ कोर्स चेंज हो सकती है, उसकी प्रेफरेंस, उसकी मर्जी किस भी चीज़ की तरफ वो देखे। देन द न्यू बॉर्न्स विजन इम्प्रूव्स बाय 6 मंथ्स। अब 6 महीने तक से पहले तो उसका विजन थोड़ा कम रहता है, मतलब वो थोड़ी पास पास की चीज़ें देख पाता है, बट 6 मंथ के होते होते उसका विजन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, उसको अब थोड़ी दूर की चीज़ें भी दिखने लग जाती हैं। एंड बी सेम एज एडल्ट बाय अबाउट 1 ईयर, और जब वो बच्चा 1 साल तक का होता है तभी उसका विजन बिल्कुल हमारे जैसा हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाता है, जितना हम देख पाते हैं उतना ही वो बेबी भी देख पाता है। दे आर जनरली कलर डेफिसिट एंड इट डेवलप्स बाय 3 मंथ्स। उन वो बेसिकली कलर डेफिसिट्स होते हैं, ये माना जाता है कि बच्चों को मतलब कलर में वो फ़र्क नहीं कर पाते, पर ये भी स्किल उनकी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है 3 मंथ के जब तक वो होते हैं। देन दे माइट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड वाइट कलर्स। ये बात कही गई है पहले के लिए, यानी कि 3 महीने से पहले तक ये कई लोग मानते हैं कि वो कलर डेफिशिएंट होते हैं, पर फिर भी ये भी मानना है कि उस टाइम पर भी वो लोग रेड और वाइट कलर के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये माना जाता है। बट जो भी ये इनमें से कोई भी चीज़ अगर सच हो, बट वो 3 साल तक तो अपना विजन पूरी तरीके का डेवलप कर ही लेता है, तब वो कलर डेफिशिएंट फॉर श्योर नहीं होता। देन
इन्फेंट कैन हियर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। जब उसका बर्थ होता है उसी टाइम से वो सुनने की अपनी एबिलिटी चालू कर लेता है। दे कैन फील पेन, दे रिस्पॉन्ड टू टच, ये सब चीज़ें वो धीरे धीरे करने लग जाते हैं। स्मेल एंड टेस्ट कैपेसिटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। उस टाइम पर एक इन्फेंट के अंदर स्मेल की कैपेसिटी होती है और टेस्ट की भी कैपेसिटी उसके अंदर होती है। क्या उसको अच्छी स्मेल है क्या बुरी, ये सब उसे पता होता है। तो ये सब बातें कुछ याद रखने वाली और समझने वाली थी सेंसरी एबिलिटीज के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का बेसिकली मतलब होता है ऐसी सारी बातें जो हमारे माइंड से हमारे ब्रेन से रिलेट रखती हूँ। और कॉग्निटिव की जब भी हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो जीन पियाजे का नाम हमें याद रखना बहुत जरूरी है। तो जीन पियाजे एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रेस दिया इस बात पे कि जो चिल्ड्रन है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपने वर्ल्ड के बारे में। मतलब कि वो धीरे धीरे हमेशा लगे रहते हैं इसी प्रोसेस में, समझने की कोशिश करते रहते हैं अपने वर्ल्ड को। Then Piaget believed that a child's mind passes through a series of stages of thought from infancy to adolescence। तो एक series of stages of thoughts के थ्रू वो गुजरते हैं infancy से लेके अपने adolescence तक। तो अब वो कौन सी स्टेजेस हैं जो जीन पियाजे ने दी हैं जिनके थ्रू एक बेबी गुजरता है इन्फेंसी से लेके अपने एडोलेसेंस तक, वो स्टेजेस ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर अब दिख रही हैं। सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये होती है 0 to 2 ईयर्स तक। इसके अंदर एक इन्फेंट एक्सप्लोर करता है अपने वर्ल्ड को बाय कोऑर्डिनेटिंग देयर सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड देयर फिजिकल एक्शंस। यानी कि उनको जो जो चीज़ें अपनी सेंस में समझ आ रही हैं वो सेंस कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं अपने फिजिकल एक्शन के साथ। मतलब कि किसी को कोई अच्छी चीज़ लग रही है, बच्चे को जब एक्साइट होता है तो वो हाथ मारने लग जाता है नीचे। इस तरीके से वो अपनी सेंसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं अपने फिजिकल एक्शन से टू एक्सप्लोर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ये सब होता है 0 से 2 साल के बीच, जिस स्टेज को नाम उन्होंने दिया सेंसरी मोटर स्टेज। देन दूसरी स्टेज उन्होंने दी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो एज लिमिट है वो होती है 2 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 7 साल तक। इसके अंदर सिंबॉलिक थॉट डेवलप हो जाता है। सिंबॉलिक का मतलब ऐसी चीजें जो कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब वो सोच पाता है। 2 से 7 साल बहुत लंबा टाइम है, तो 2 साल तक तो नहीं बट धीरे धीरे 7 तक जाते जाते बच्चे के अंदर ये ऐसे थॉट्स भी आने चालू हो जाते हैं जो कि सिंबॉलिक होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं होती, बट वो मतलब अच्छे से सोचने लग जाता है उन चीजों को भी। देन ऑब्जेक्ट परमानेंस इज एस्टेब्लिश्ड। ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है एक ऐसी चीज जो कि इन्फेंसी के टाइम पर हमारे अंदर नहीं होती। 0 से 2 साल के बीच हमारे अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है। उस टाइम पर बच्चे को अगर आप जैसे पीकाबू हम करते हैं बच्चे के साथ, उसके पीछे का रीजन यही होता है कि बच्चे को लगता है अगर हमने अपना मुंह ढक लिया तो मतलब कि वो पर्सन वहां पर है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बच्चे को फील हो रहा होता है। पर सडनली हम अपने मुंह के आगे से हाथ हटाते हैं तो उसको लगता है कि ये कहाँ से आ गया, ये तो अभी चले गया था। तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि इन्फेंसी में उनके पास नहीं होता, पर धीरे धीरे इस प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर वो डेवलप हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। उनको मतलब ये लगता है कि अगर कोई पर्सन मेरे सामने नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनको अब ये एहसास होने लग जाता है। द चाइल्ड कैन नॉट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि वो एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग एट्रीब्यूट्स को नहीं समझ सकता। या तो वो ये समझ सकता है, उसके कलर को ऑब्जर्व कर सकता है, या वो उसकी शेप को ऑब्जर्व कर सकता है। वो दो चीजों को एक साथ ऑब्जर्व अभी नहीं कर पाएगा, अभी नहीं समझ पाएगा। देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये चीज आ जाती है। द चाइल्ड कैन रीजन लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स एंड क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट सेट्स। अब वो अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से रख सकता है और वो लॉजिकल सोच सकता है, अपने माइंड के अंदर क्लासिफिकेशंस भी कर सकता है कि ये एक तरह की चीज है, ये दूसरी तरह की चीज है। एंड इज एबल टू परफॉर्म रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशंस। और ये सब बातें जो हम एक स्टेज में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये जो बातें हैं रिवर्स मेंटल ऑपरेशन की, ये ऑफ कोर्स अभी प्री ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर के अंदर नहीं थी, पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर अब वो रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशंस भी कर सकता है। रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशन मतलब कि अगर आपने पहले एक बच्चे को सिखाया कि यहाँ से अगर आप सीधे जाओगे तो वहां पर किचन है, वहां से आपने पानी पीना है, तो वो उसको पहले ही सिर्फ इतना ही याद रहेगा अपने प्री ऑपरेशनल स्टेज तक कि वो सिर्फ वहां तक गया और उसको सिर्फ उतना याद रहेगा कि हाँ मैंने वहां तक जाना है। वापसी आने का उसको रास्ता जब तक आप नहीं दिखाओगे, नहीं बताओगे, तब तक वो नहीं समझ पाएगा। बट 7 साल से 11 साल का जब वो बेबी हो गया, अब वो खुद भी सोच सकता है कि अच्छा मैं यहीं से तो आया था, तो मतलब कि वापस भी यहीं पर ही जाऊंगा। तो इस तरीके से वो रिवर्सिबल ऑपरेशन भी करने लग जाता, मतलब वो माइंड के लेवल पे तैयार हो जाता है। देन कम्स द लास्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज।
इसके अंदर अब एक एडोलेसेंस अच्छे तरीके से अपने लॉजिक्स को अप्लाई कर सकता है, एब्स्ट्रैक्टिकली भी। एब्स्ट्रैक्टिकली मतलब कि जो चीज़ दिखने में नहीं होती हैं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट हमारे थॉट्स होते हैं, उस भी चीज़ के अंदर हम अपने लॉजिक्स लगा सकते हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी हमारी डेवलप हो जाती है, मतलब एक पूरी तरीके से जिस तरीके से एक एडल्ट सोच पाता है, उस तरीके से अब एक बच्चा समझने लग जाता है अपने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। ये 4 स्टेजेस दी थी जीन पियाजेट ने। अब ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं इसी के बारे में, लाइक ईच स्टेज इज फीचर्ड बाय अ डिस्टिंक्ट वे ऑफ थिंकिंग एंड इज एज रिलेटेड। ये सब बातें हम समझ चुके हैं। एन इन्फेंट एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस एंड इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट। द न्यू बॉर्न लिव्स इन प्रेजेंट। वो सिर्फ अपने प्रेजेंट में रहता है, वो ऑफकोर्स ज़्यादा सोचता वोचता नहीं है हमारी तरह कि फ्यूचर में क्या करेंगे एंड ऑल। एज पर पियाजे, चिल्ड्रन लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि उनको ये लगता ही नहीं है, ये बात हम समझ चुके हैं कि अगर कोई पर्सन मेरे सामने नहीं है तो वो फिर भी एग्जिस्ट करता है, ये उनको नहीं लगता, ये सेंस उनके अंदर नहीं होती है। द अवेयरनेस दैट द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन नॉट परसीव्ड, जब उसको हमने परसीव नहीं किया तब भी वो ऑब्जेक्ट वहां पर रहता है, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ये समझ उनके अंदर नहीं होती है। The basis of verbal communication seem to present and vocalization usually begins between 6 to 8 month। अब जो 6 to 8 मंथ की कैटेगरी है इसके अंदर उनकी वोकलाइजेशन और कम्युनिकेशन बेसिकली वो बच्चा करने लग जाता है अपने 6 से लेके 8वें महीने के बीच में। अब कम्युनिकेशन ये नहीं कि पूरा पूरा बोलने लग जाता है, बट हाँ थोड़ा बहुत जैसे बा बा माँ इस तरीके के वर्ड्स वो बोलने चालू कर देता है। अब हमने समझना है कि किस तरह से एक बेबी डेवलप होता है सोशियो इमोशनली। एन इन्फेंट स्टार्ट्स प्रेफरिंग फैमिलियर फेसेस एंड रिस्पॉन्ड टू पेरेंट्स प्रेजेंस। जो एक इन्फेंट होता है वो एक एज में आके अब हम धीरे धीरे समझने लग जाता है कि एक उसका मदर कौन है, फादर कौन है, और जो फैमिलियर फेसेस हैं उनको वो अब रिस्पॉन्ड करने लग जाता है, उनकी प्रेजेंस पे वो खुश होता है, इस तरह के से वो रिस्पॉन्स अब करने लग जाता है। बाय 6 to 8 मंथ दे स्टार्ट शोइंग प्रेफरेंस फॉर मदर्स प्रेजेंस। अब जो बेबी है वो 6 to 8 मंथ तक अपनी मदर को प्रेजेंस की प्रेफरेंस शो करता है कि मेरे को मदर के पास जाना है, मदर तक के पास ही रखो, मतलब वो खुश होता है अपनी मदर के साथ। दे डेवलप अटैचमेंट विच मीन्स अ क्लोज इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन बिटवीन केयर गिवर एंड देम। अब जरूरी नहीं है कि वो मदर ही हो, कई केसेस में ऐसा भी होता है कि एक बेबी ज़्यादा अटैच होता है अपने फादर से, तो जो भी कोई केयर गिवर है बेसिकली उसके साथ बेबी अपनी अटैचमेंट अब डेवलप करने लग जाता है। अ स्टडी बाय हैरलो एंड हैरलो इन 1962, इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था दैट प्रोवाइडिंग नरिशमेंट और फीडिंग was not crucial for attachment एंड कॉन्टैक्ट कंफर्ट इज इम्पॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बेबी को नरिश कर रहे हो, उसको फीडिंग कर रही है एक मदर, तो वो सिर्फ क्रूशियल है कि सिर्फ वही जरूरी है एक अटैचमेंट के लिए। एक अच्छा कॉन्टैक्ट उनसे बनाना होता है, कंफर्ट एक बेबी को देना होता है, ये चीजें भी जरूरी होती हैं, ये उनकी स्टडी ने कंफर्म किया था, फाइंड किया था। देन बेबीज फॉर्म अटैचमेंट विद दोज, यानी कि वो बेबीज सिर्फ उनसे ही अटैचमेंट बनाते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली और अप्रोप्रिएटली उनको मतलब रिस्पॉन्ड करे विद द सिग्नल्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। उनको वो रिस्पॉन्ड करे जब वो बेबी मतलब हंसा या बेबी ने कुछ भी एक्शन किया, तब जो उनको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा और बार बार रिस्पॉन्ड करता रहेगा, उन्हीं को वो बेबी ज़्यादा अपना अटैचमेंट मतलब उनसे डेवलप करेगा। देन as per Eric Erikson in 1868, the first year is the key time for the development। कि जो पहला साल होता है एक बेबी का, the first year, वो एक की टाइम होता है उसकी डेवलपमेंट का। यानी कि इस स्टेज के अंदर वो अपनी पूरी डेवलपमेंट को उसके लाइफ टाइम में किस तरीके की उसकी अटैचमेंट्स रहेंगी हर किसी के साथ, सिर्फ उसकी फैमिली के साथ नहीं, हर किसी के साथ एक बेबी किस तरह से अटैच कर पाएगा अपने आप को एक सोसाइटी में, अलग अलग तरीके के ग्रुप्स ऑफ पीपल में किस तरह से वो रिलेट कर पाएगा, अटैच कर पाएगा, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके पहले साल में। अगर उसको अच्छा मिलता है एनवायरनमेंट तो वो अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड करेगा, वो अच्छे से अपनी अटैचमेंट कर पाएगा सबसे। बट अगर वो एनवायरनमेंट उसे अच्छा नहीं मिलता तो वो अच्छे उसकी सिक्योर अटैचमेंट्स नहीं हो पाएंगी। इस स्टेज को उसने नाम दिया था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यानी कि उसके अंदर ट्रस्ट वाली फीलिंग्स डेवलप होती हैं, उसको लगता है कि वर्ल्ड अच्छा है, मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, या फिर मिसट्रस्ट वाली फीलिंग। तो इसलिए बेबी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए उसके फर्स्ट ईयर में। The child develops secure attachment if parents provide them responsive and sensitive parenting। तो ऑफ कोर्स वही बात जो मैंने अभी बताई कि अगर बेबी को अच्छी और पेरेंटिंग दी जाए, सेंसिटिव रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग, तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करता है अपनी अटैचमेंट्स में, सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही नहीं सबके साथ ही। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस टू एक्सप्लोर एनवायरमेंट। ये चीज़
एक बेस प्रोवाइड करती है बेबी को एक्सप्लोर करने के लिए एक एनवायरनमेंट को, एंड इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द हेल्दी डेवलपमेंट। और ये किस स्टेप की बात हो रही है यहाँ पर? सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग की, कि अगर ये चीज करी जाए तो फिर उसको माना जाएगा एक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द हेल्दी डेवलपमेंट। वेयर एज parenting showing dissatisfaction, insensitiveness, child develops feelings of self doubt। इस तरीके की पेरेंटिंग में, मतलब जो एक सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग से बिल्कुल उल्टा, अच्छी पेरेंटिंग नहीं बेसिकली हम इसे कह सकते हैं, वैसी पेरेंटिंग के अंदर एक बेबी सेल्फ डाउट की सिचुएशन में भी जा सकता है। सिक्योरली अटैच्ड चाइल्ड डेवलप्स पॉजिटिव रिस्पॉन्ड, मतलब कि जो चाइल्ड सिक्योरली अटैच्ड होगा वो डेवलप करेगा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस को, बट जो चाइल्ड इनसिक्योरली अटैच्ड फील करता होगा वो चाइल्ड डेवलप करेगा इस तरीके के क्राई या फिर एंग्शियसनेस जैसे रिस्पॉन्ड व्हेन सेपरेटेड एंड मेट विद फियरफुल सिचुएशंस। यानी कि जब वो अपनी लाइफ में आगे जाके बच्चा फियरफुल सिचुएशंस को फेस करेगा तब वो रोएगा, वो वाला बेबी ज़्यादा जिसको बचपन में अच्छे तरीके से सिक्योरली अटैच्ड फीलिंग्स नहीं मिली होंगी। और वहीं वो बेबी जो कि आगे जाके अपनी लाइफ में कोई ऐसी फियरफुल सिचुएशंस को फेस करेगा तब वो अच्छे से उसमें रिस्पॉन्ड कर पाएगा और उसको अच्छे से डील कर पाएगा। तो ये बात पूरी कही थी एरिक एरिक्सन ने, और इस स्टेज को उन्होंने कहा था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ये था सारा टॉपिक हमारा अभी तक इन्फेंसी तक का। सो नाउ आई थिंक आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। आप वीडियो को 2-3 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं टू टेक रेस्ट, एंड तब तक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो अब नेक्स्ट स्टेज हमारी है चाइल्डहुड की स्टेज। ये जो चाइल्डहुड का फेज होता है ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 2 साल से लेके और 11-12 साल तक का ये फेज होता है। इस फेज के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, किस तरह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब अब हम इस टॉपिक के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले द चाइल्ड्स डेवलपमेंट स्लोज डाउन एज कंपेयर टू इन्फेंसी। जो हमारी डेवलपमेंट होती है इस चाइल्डहुड के फेज में, अगर हम उसे कंपेयर करें इन्फेंसी से तो उसकी रेट ऑफ डेवलपमेंट थोड़ी सी कम होती है, पर ही शी डेवलप्स इन डिफरेंट वेज एंड इन वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हमारी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाती है चाइल्डहुड में आके, पर जिन बेसिस पे हम डेवलप होते हैं वो सब बदल जाता है काफ़ी हद तक। दे डेवलप सेंस ऑफ मोरालिटी एंड देयर सर्कल ब्रॉडन्स। जो उनका सर्कल होता है वो भी बढ़ता है, और इसके अंदर अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना मॉरल डेवलपमेंट्स, जो कि अभी तक हमने ना प्री नेटल में पढ़ा है ना हमने अपनी इन्फेंसी में उसको पढ़ा है। तो इसके अंदर हम मॉरली भी अब डेवलप होना चालू करेंगे और हमारा सर्कल वाइड होगा, हमारा सर्कल ब्रॉड होता है इसमें। पेरेंट्स जो हमारे सिर्फ होते हैं उससे हम अपनी अब फैमिली तक पहुंच जाते हैं, पूरी हमारी फैमिली उनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, और हमारा स्कूल, नेबरहुड, ये सब चीज़ें अब हमारी आ जाती हैं इसमें अपने चाइल्डहुड के अंदर। देन ब्रेन एंड फिजिकल कैपेसिटीज ऑल्सो इंक्रीज। जो हमारा ब्रेन है वो भी हर वे में यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रहा होता है, बहुत जल्दी डेवलप कर रहा होता है, और हमारी फिजिकल कैपेसिटीज भी इसमें इंक्रीज हो रही होती हैं। अब ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ी हैं इन्हीं कुछ चीज़ों को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चाइल्डहुड के अंदर किस तरह से फिजिकली हम डेवलप होते हैं। अर्ली डेवलपमेंट जो होती है यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, उसके अंदर 2 प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो होता है हमारा सेफेलोकॉर्डली डेवलपमेंट। सेफेलोकॉर्डली का मतलब बेसिकली यहाँ पर होता है फ्रॉम हेड टू टो। ये मुश्किल सा वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ, पर इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि ये हमारी हेड से लेकर और टो तक हमारी डेवलपमेंट चलती है। मतलब इसका एक जो फ्लो होता है कि सबसे पहले हमारा हेड ज़्यादा डेवलप होता है, फिर हमारी जो चेस्ट वाला एरिया है वो डेवलप होता है, देन टमी एंड ऑल। इस तरह से हमारी डेवलपमेंट चलती है। मतलब ये उल्टा नहीं हो सकता कि पहले बच्चे के पैर ज़्यादा डेवलप कर जाए और उसका हेड बाद में डेवलप करे। तो इस तरह से ही हमारी डेवलपमेंट होती है कि हम हेड से टो की तरफ को डेवलप करते हैं। देन दूसरा प्रिंसिपल होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है कि हम सेंटर से बाहर की तरफ को डेवलप करते हैं। मतलब पहला प्रिंसिपल हमारा था कि हम हेड टू टो की तरफ को डेवलप करते हैं, दूसरा प्रिंसिपल है कि हम सेंटर से बाहर को हमारी डेवलपमेंट जाती है। मतलब इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर आपने किसी बेबी को ऑब्जर्व किया हो तो जो बच्चा छोटा होता है वो किसी भी चीज़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने मतलब ऊपर का जो चेस्ट वाला एरिया होता है पूरा, उसको उठाता है ज़्यादा बच्चा, टॉर्सो जिसको हम बोलते हैं। तो उसको वो उठाकर वहां तक रीच करने की कोशिश करता है रेदर देन अपने सीधा हाथ पूरे स्ट्रेच करने से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो सेंटर से एक्सट्रीमिटीज की तरफ को बढ़ती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी डेवलप करती है। इसमें 2 प्रिंसिपल याद रखने वाले थे, एक हेड टू टो, दूसरा सेंटर से बाहर को। देन
एज दे डेवलप फिजिकली द बॉडी फैट डिक्रीजेज। इस बात को भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसी भी बच्चे को अगर आप ऑब्जर्व करो, वो अपने जब इन्फेंसी की स्टेज में होगा, यानी कि 2 साल से छोटा होगा, तो बहुत हेल्दी हेल्दी मोटे मोटे से बच्चे होते हैं। पर जब जब उनकी एज बढ़ती रहती है, वो फिजिकली डेवलप होते रहते हैं, तो वो थोड़े से स्लिमर से दिखने लग जाते हैं। मतलब ये इसीलिए होता है कि जब जब वो बढ़ते हैं तो उनकी फैट बॉडी की डिक्रीज होने लग जाती है। देन देयर हेड एंड ब्रेन ग्रोज रैपिडली देन अदर पार्ट्स। जो उनका हेड और ब्रेन है, ये दोनों पार्ट बहुत ही रैपिड स्पीड पे ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू बाकी सारे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स। ड्यूरिंग मिडल एंड लेट चाइल्डहुड देयर इज एन इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेंथ। जो हमारी ओवरऑल बॉडी होती है, ओवरऑल बॉडी का साइज और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है इस फेज के अंदर, मिडल और लेट चाइल्डहुड के अंदर। ये मिडल का मतलब हो गया हमारा वही 5-6 साल से लेके, और लेट चाइल्डहुड मतलब वही 11-12 साल की एज। तो इस टाइम के आसपास तक हमारी साइज और स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती रहती है बॉडी की। अब ये थी हमारी फिजिकल डेवलपमेंट। नाउ हमने समझना है कि मोटर डेवलपमेंट कैसी होती है इस चाइल्डहुड में। तो मोटर डेवलपमेंट में सिर्फ दो ही मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइनर मोटर स्किल्स, दोनों ही इसमें अब इम्प्रूव होने लग जाती है। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स हमारी होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी हैंड मूवमेंट्स। अब इस टाइम पर जो चाइल्ड है वो अपनी हैंड मूवमेंट्स को काफ़ी अच्छे से करने लग जाता है, और ऑल्सो उनकी फाइन मोटर स्किल्स को भी। फाइन मोटर स्किल्स होती हैं हमारी, जैसे फिंगर्स की मूवमेंट होती है, ये हो गई हमारी फाइन मोटर स्किल। और बेसिक बेसिक जो हमारी पूरी लातों की मूवमेंट है, हाथों की मूवमेंट है, ये सब आती हैं हमारी मोटर स्किल्स के अंदर। मतलब जो मेन मेन पार्ट हैं, बड़े बड़े पार्ट, वो मोटर स्किल के अंदर, और जो फाइनर छोटी छोटी मूवमेंट्स, फिंगर की मूवमेंट्स हो गई, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी फाइनर मोटर स्किल्स के अंदर। तो दोनों ही ये स्किल्स हमारी डेवलप होने लग जाती हैं। देन द प्रेफरेंस फॉर राइट एंड लेफ्ट ऑल्सो डेवलप्स। ये राइट और लेफ्ट यहाँ पर बात की जा रही है हैंड के परस्पेक्टिव में, कि उनका जो राइट हैंड से वो ज़्यादा काम करेंगे या लेफ्ट हैंड से। जैसे कई लोग लेफ्टीज होते हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो इस तरह से वो जो क्वालिटी होती है, ये डेवलप कर जाती है हमारी इसी चाइल्डहुड की वाली स्टेज के अंदर, कि हम राइट हैंड से सारे काम ज़्यादातर अपने करेंगे या लेफ्ट हैंड से। देन ये था हमारा सारा मोटर डेवलपमेंट का। अब हमने समझना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है इसके अंदर। ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहला मेजर कॉग्निटिव चेंज हमारे अंदर आता है कि हम मेंटल सिंबल्स को अब यूज करने लग जाते हैं टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर किसी ने बोला एप्पल, तो हमारे माइंड के अंदर अब वो एप्पल फॉर्म हो जाएगा, हालांकि वो हमारे सामने नहीं है, पर फिर भी हमारे माइंड के अंदर वो रेड कलर की गोल शेप एप्पल की उस तरीके से आ जाएगी। ये होता है मेंटल सिंबल्स। यानी कि इस टाइम पर एक चाइल्ड मेंटल सिंबल्स को अब रिप्रेजेंट करना चालू कर देता है। मेजर कॉग्निटिव चेंज एक ये होता है हमारे अंदर। देन द चाइल्ड लर्न्स द एबिलिटी दैट अलाउज हिम हर टू डू मेंटली व्हाट वाज डन फिजिकली बिफोर। अब इसके अंदर वो ये एबिलिटी भी सीख लेता है अपनी इस चाइल्डहुड की स्टेज में, जो वो पहले फिजिकली करता था, अब वो मेंटली अपने माइंड के अंदर भी कर सकता है। इसका एग्जांपल हम यही ले सकते हैं जो अभी हमने समझा अपना मेंटल सिंबल्स का, कि पहले उसको अगर हमने सेब के बारे में याद दिलाना है, तो हमें उसे सेब दिखाना ही पड़ना था। पर अगर वो अब अपनी चाइल्डहुड में आ चुका है, मिडिल चाइल्डहुड तक, अब अगर हम उसके बोलेंगे भी कि सिर्फ ये एप्पल, हमने कोई बात करी एप्पल से रिलेटेड, तो उसके माइंड के अंदर एप्पल आ जाएगा। उसको इमेज बना लेगा वो एप्पल की अपने माइंड के अंदर, यानी कि मेंटल सिंबल फॉर्म कर लेगा। देन इट फोकसेस ऑन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी। तो जो ये वाला फेज होता है अर्ली चाइल्डहुड वाला, ये फोकस करता है प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, जो कि पियाजे की थ्योरी के अंदर हमने पढ़ी है अपने फर्स्ट हाफ के अंदर। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हमने समझा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या क्या होता है। ये जो 2 से 7 साल की स्टेज है, यही है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि ये अर्ली चाइल्डहुड के अंदर इन्हीं बातों पे फोकस किया जाता है, जो बातें प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर पहले से बताई गई हैं। देन इसके अंदर एक जो मेजर चेंज आता है, वो है हमारा ईगोसेंट्रिज्म। हमारे अंदर ईगोसेंट्रिज्म डेवलप हो जाता है, यानी कि बच्चा सब कुछ सेल्फ फोकस होके सोचता है। उसको लगता है कि जो वो सोच रहा है सिर्फ वही सच है, उसी तरीके से सारी लाइफ चलती है। ईगोसेंट्रिज्म का बेसिक मतलब सिर्फ होता है सेल्फ फोकस होना। वो बच्चा बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव को, जैसे वी एज एन एडल्ट, हम इस बात को समझ सकते हैं कि बाकी लोगों का अलग पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज पे, हमारा अलग, पर एक चाइल्ड इस चीज को नहीं समझ सकता। इसी को कहते हैं हम ईगोसेंट्रिज्म होना। अब इसी की वजह से वो डेवलप कर लेता है एनिमिज्म।
जो एनिमिज्म होता है उसका मतलब होता है कि वो लाइफ लाइक क्वालिटीज देने लग जाता है हर चीज के अंदर। अब ईगोसेंट्रिज्म का मतलब कि वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखता है। इसका मतलब उसको लगता है कि अगर मैं अलाइव हूँ, मेरे अंदर लाइफ लाइक क्वालिटीज हैं, तो वो क्वालिटीज सबके अंदर होंगी। हर पर्सन मतलब एक नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बीच में वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वो नॉन लिविंग थिंग को भी एक लिविंग थिंग की तरह ही ट्रीट करते हैं उस टाइम पर बच्चे। इसको कहा जाता है एनिमिज्म, कि वो हर चीज को लाइफ लाइक क्वालिटीज के साथ ही ऑब्जर्व करते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो अभी तक सिर्फ अपने सेल्फ फोकस होके ही लाइफ को देखते हैं। उनको लगता है कि मेरे अंदर लाइफ है तो हर चीज के अंदर लाइफ है। ऑल्सो नोन एज द स्टेज ऑफ इंट्यूटिव थॉट, ये बात करी जा रही है इस चाइल्डहुड की स्टेज के बारे में। तो इस चाइल्डहुड की स्टेज को, ये भी बात पियाजे ने ही कही थी, कि इसको हम बोल सकते हैं इंट्यूटिव थॉट की स्टेज। देन अ टेंडेंसी ऑफ सेंट्रेशन ऑल्सो डेवलप्स। सेंट्रेशन की टेंडेंसी उस एज में हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। सेंट्रेशन का बेसिकली यही मतलब है जो हमने अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये बात पढ़ी थी, कि द चाइल्ड कैनॉट फोकस एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग एट्रीब्यूट्स, अलग अलग क्वालिटीज को वो फोकस नहीं कर सकता, वो किसी एक ही पर फोकस करेगा। यही मतलब होता है सेंट्रेशन का। तो ये सेंट्रेशन हमारे अंदर उस एज में प्रेजेंट होती है। देन इन मिडल एंड लेट चाइल्डहुड इंट्यूटिव थॉट रिप्लेसेस विद लॉजिकल थॉट। तो अब हमारे अंदर लॉजिकल थॉट्स आ जाते हैं। बेसिकली इस पॉइंट के अंदर अब सारी यही बातें एक्सप्लेन्ड है जो हमने अपने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर कवर कर ली हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अब हमारे अंदर आ जाते हैं जब हम 7 से 11 ईयर इस वाली एज के बीच बीच में होते हैं। देन ग्रोइंग कॉग्निटिव एबिलिटीज फैसिलिटेट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। अब जैसे जैसे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे हमारी लैंग्वेज कैपेसिटीज भी बढ़ने लग जाती हैं। हम लैंग्वेज को भी समझने लग जाते हैं धीरे धीरे। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं अपनी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, सो मेक श्योर टू वॉच इट। यू विल गेट द लिंक इन द आई आइकन। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। अब हमने समझना है कि सोशली और इमोशनली हम किस किस तरह से डेवलप होते हैं। So some important dimensions of this socio and emotional development are the self, gender and moral development. So first of all, the sense of who he she is and with whom he she want to be identified, ये डेवलप हो जाती है। ऐसी सेंस कि एक पर्सन कौन है, वो चाइल्ड खुद ये समझने लग जाता है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी आइडेंटिटी ये है और मैं इससे अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। ये सेंस उनके अंदर डेवलप हो जाती है। सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस उनके अंदर डेवलप हो जाती है। उनको ये लगता है कि मेरे को इंडिपेंडेंस चाहिए, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर सकूँ। ये सब बातें उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। देन अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव और अ सेंस ऑफ गिल्ट, ये भी उनके अंदर अब आने लग जाती है। इनिशिएटिव मतलब कि अब वो खुद से कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, कुछ एक्शंस खुद से अब लेना चाहते हैं कि मैं ये काम करूं। देन सेंस ऑफ गिल्ट का मतलब कि अगर वो काम गलत हो या कुछ उनको लगता है कि इसमें गिल्टी फैक्टर है, तो उनको वो भी अब एहसास होने लग जाता है। ऑल्सो इंक्लूड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ एंड सोशल कंपैरिजन। अब बच्चे इस एज में अपने आप को कंपेयर भी करने लग जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अपने पेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ कि मेरे फ्रेंड के पास ये चीज़ें हैं, उसके पास ये वाली रबड़ है तो मेरे को भी चाहिए, ये पेंसिल है तो मेरे को भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अब उसके अंदर आ जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज टाइम विद पीयर्स शेप्स द डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा वो टाइम अपने पीयर्स के साथ बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट होगी और अच्छे से। अब लेट चाइल्डहुड तक आते आते एक बच्चे का सोशल सर्कल थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। अब वो ज़्यादा टाइम अपने पीयर्स के साथ, अपनी एज के लोगों के साथ ज़्यादा वो स्पेंड करना चाहता है। और जितना ज़्यादा वो उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, उतना ही ज़्यादा वो उनसे चीज़ें सीखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि इंक्रीज टाइम विद पीयर्स शेप्स देयर डेवलपमेंट, कि जितना ज़्यादा वो टाइम वहाँ देंगे उतना ही ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड टू डिफाइनिंग वन सेल्फ थ्रू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। अभी तक एक चाइल्ड अपने आप को सिर्फ अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ही डिफाइन करता है। तो ये 6 मेन पॉइंट्स थे जो हमने याद रखने हैं एक चाइल्ड की सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। अब एक लास्ट और यूनिक टॉपिक जो कि हमें प्रीनेटल में और इन्फेंसी में पढ़ने के लिए नहीं मिला था, अब ये प्रेजेंट है हमारे चाइल्डहुड के अंदर। तो चाइल्डहुड में आते आते अब हमारे मॉरल्स भी डेवलप होना चालू होते हैं। मॉरल्स का मतलब होता है लर्निंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड मैनी मोर कंपोनेंट्स। ये सब चीज़ें अब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमें जीन पियाजे ने बताया था कि एक बच्चा अपनी इन्फेंसी और चाइल्डहुड में मोटर डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, वैसे ही कोलबर्ग ने हमें ये बताया
कि मोटर डेवलपमेंट के साथ साथ मॉरल डेवलपमेंट की भी कुछ स्टेजेस होती हैं जो कि एज रिलेटेड होती हैं, मतलब कि अलग स्टेज में अलग तरीके से बच्चा मॉरल्स को देखता है। तो सबसे पहले बिफोर 9 ईयर्स ऑफ एज, जब तक बच्चा 9 साल का नहीं होता तब तक वो सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल अथॉरिटी, यानी कि कोई चीज़ गलत है या सही है उसको वो परसीव करते हैं किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी की वजह से। मतलब अगर उसको कुछ कहा गया कि ये चीज़ हमने नहीं करनी, ये गलत है, तो वो उसको इसलिए नहीं करेगा ताकि उसे कोई पनिश ना करे। उसने एक्सटर्नल अथॉरिटी के वे में सोचा। पर ये चीज़ बदल जाती है जब वो अपने अर्ली एडोलेसेंस में आते हैं। तो अर्ली एडोलेसेंस में आते आते दीज रूल्स आर एक्सेप्टेड बाय चिल्ड्रंस एज देयर ओन, यानी कि जो एक्सटर्नल अथॉरिटी ने बचपन में 9 साल से पहले तक उन्हें ये चीज़ें सिखाई हैं कि ये तुमने नहीं करना, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये अब वो इंटरनलाइज कर लेते हैं अपने अंदर कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है, और उन्हें ये लगने लग जाता है कि वो उनकी खुद की ही सोच है, वो रूल्स उनके खुद के ही बनाए गए रूल्स हैं कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है। अब वो इस वजह से काम नहीं करते कि उनको पनिशमेंट ना दी जाए, अब वो इस वजह से करते हैं टू विन अप्रूवल ऑफ अदर्स, नॉट टू अवॉइड पनिशमेंट। तो बेसिकली 9 साल से पहले तक एक चाइल्ड इस तरह से सोचता है कि अगर मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा तो वो इसलिए नहीं करूंगा ताकि मुझे कोई पनिश ना करे। पर 9 साल के बाद जब वो अपने अर्ली एडोलेसेंस में आ जाते हैं तब वो काम इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों का अप्रूवल ले सके कि हाँ इसने अच्छा किया, और लोग अप्रूव करें उसके उस काम को कि ठीक है तूने कुछ गलत नहीं किया। ये फ़र्क बताया गया है कि 9 साल से पहले तक एक बच्चा एक्सटर्नल अथॉरिटी के वे में परसीव करता है चीज़ों को, और अर्ली एडोलेसेंस में वो इंटरनलाइज होकर उन चीज़ों को परसीव करता है। देन एज दे ग्रो दे ग्रेजुअली डेवलप्स अ पर्सनल मॉरल कोड। अब धीरे धीरे जैसे वो चाइल्ड ग्रो होता है तो ना ही वो एक्सटर्नल अथॉरिटी के वे में सोचता है, ना ही वो उन रूल्स को सिर्फ एक्सेप्ट कर लेता है अपने अंदर कि जो उसे सिखाया गया है वही उसके मॉरल बनेंगे। धीरे धीरे अपने लेट एडोलेसेंस में आते आते वो बच्चा अपने पर्सनल मॉरल कोड्स भी बना लेता है। वो खुद ही अब इस बात को जज करता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। देन द चाइल्ड डेवलप्स स्किल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। वो धीरे धीरे स्किल सीखता है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की। देन लैंग्वेज भी उसकी इस टाइम पे डेवलप हो रही होती है, और द चाइल्ड कैन रीजन लॉजिकली। अब वो हर चीज़ को रीजन कर सकता है लॉजिकल वे में। सोशली द चाइल्ड हैज़ बिकम मोर इन्वॉल्व इन देयर सोशल सिस्टम सच एज फैमिली एंड पेयर ग्रुप्स। मतलब कि अपनी अर्ली चाइल्डहुड में वो बच्चा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता अपने सोशल सर्कल्स में, सोशल सिस्टम्स में। धीरे धीरे लेट चाइल्डहुड वाली एज में आते आते 9 से लेके वो 11-12 साल तक की एज, उसमें आते आते बच्चा अब अपनी फैमिली में भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग जाता है और अपने पेयर ग्रुप्स में भी वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। तो ये सब बातें थी चाइल्डहुड के अंदर क्या क्या होता है। सो बेसिकली इस चैप्टर के मिड सेक्शन में हमने 3 मेन स्टेजेस को कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने प्रीनेटल स्टेज समझी, देन हमने इन्फेंसी समझी, एंड देन हमने चाइल्डहुड को समझा कि इसके अंदर किस किस तरह से हम डेवलप होते हैं। अब बाकी की जो 2 स्टेजेस बची हैं हमारी एडोलेसेंस और एडल्टहुड, उन दोनों स्टेजेस को हम कवर करेंगे अपने लास्ट सेक्शन में। सो टिल देन अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द फेसबुक पेज टू गेट अपडेट्स अबाउट द अपकमिंग वीडियोज. You will get the link in the description box. So that's it for this one. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.